कांग्रेस अब चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। महाराष्ट्र में अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में रार शुरू हो जाएगी या महायुति गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। आप चुनाव के परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी उसके बाद से तमाम सवाल खड़े होने लगे। सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़ा हुआ और बीजेपी पर भी खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो राहुल गांधी से लड़े या फिर अडानी के ऊपर लगने वाले तमाम आरोपों से। तो उन्होंने सबसे पहले बचाव राहुल गांधी से खुद का किया और महाराष्ट्र को जीतने के साथ ही अडानी का भी बचाव उन्होंने खुद कर लिया। महाराष्ट्र जीत गए, यानी कि उन्होंने अडानी को अब बचा लिया है। अब जो चुनावी परिणाम की स्थिति है पहले तो उसको समझ लीजिए। 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी 105 सीट, शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस महज 44। लेकिन 2024 की अगर बात करें हाल ही के चुनाव की तो उसमें बीजेपी 148 सीटों पर लड़ी थी और जिसमें से जीती है 132 सीट। शिवसेना शिंदे गुट 80 सीटों पर चुनावी मैदान में थे और जीत गए हैं 55 सीट। एनसीपी अजित पवार चुनावी मैदान में तो 52 सीटों पर उतरे थे लेकिन जीत गए हैं 41 सीट। और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो अपनी 50 भी नहीं क्रॉस कर पाया, क्रॉस छोड़िए पकड़ भी नहीं पाया, यानी कि 50 सीटों के अंतर्गत ही सिमट कर रह गई है महाविकास अघाड़ी और इससे बुरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। अब लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर चलने लगी हैं कि झारखंड इसीलिए जीतने दिया ताकि चुनावी प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठा सके, और अगर कोई सवाल उठाता है तो सीधे तौर पर उसको जवाब यही दिया जाएगा कि आप फिर झारखंड उसी ईवीएम से कैसे जीत गए। लेकिन इसी के बीच जो तमाम प्रक्रियाएं, जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हैरत में डालने वाली। फवाद ने एक अपने एक्स पर वीडियो को जारी किया है और फवाद जो उस वीडियो के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। फवाद कहते हैं कि वो अणुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में थे एनसीपी शरद पवार से, और उनके सामने एनसीपी अजित पवार की पार्टी से सना मलिक चुनावी मैदान में। उन्होंने कहा कि 19 राउंड की काउंटिंग चल रही थी और जिनमें से 17 राउंड पर वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए थे। और उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ईवीएम, सोचिएगा कि जो 20 तारीख को जब मतदान हुआ उस दिन सुबह से ऑन होती है और शाम को 5 से 6 बजे तक वो ईवीएम ऑन रहती है, लेकिन उसकी बैटरी अगर आप समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ईवीएम 99% चार्ज होती है, यानी कि आप सोचिए कि पूरे दिन ईवीएम से काम चला, पूरे दिन ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और ईवीएम महज 1% भी डाउन हो पाई। और उन्होंने कहा कि जहां जब ईवीएम 90% चार्ज बैटरी वाली खुलती थी और उसकी काउंटिंग शुरू होती थी तो सना मलिक तेजी के साथ 2 गुनी रफ्तार से उनसे आगे बढ़ जाती थी, यानी कि जहां उनसे पीछे चल रही थी, जैसे ही 99% वाली ईवीएम खुलती थी वो तुरंत 2 गुने वोटों के साथ, यानी कि अगर 5000 वोटों से पीछे चल रही है तो तुरंत 10,000 वोटों से वो आगे हो जाती थी। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं।
ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे में सवाल यही कि भैया पूरे दिन ईवीएम चलने के बाद अपना वो स्टोर में रखी गई, और स्टोर में रखे जाने के बाद आखिर 99% चार्ज कैसे रह जाती है, और वो भी ये कि बाकी ईवीएम उतनी चार्ज नहीं है लेकिन कुछ ईवीएम 90% तक है, तो क्या उनका बैटरी बैकअप इतना अच्छा है? ऐसी कौन सी बैटरी उनमें लग गई थी जिसके चलते इतना बेहतरीन बैटरी बैकअप उसका रहा? और फवाद इसी को लेकर कहते हैं कि वो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाए। और ये मामला सिर्फ यही का नहीं है, इससे पहले आपको अगर याद हो तो लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की बात जो है सामने आई थी, जब इस बात का खुलासा हुआ था कि कितना बड़ा घोटाला हुआ चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वोटों को लेकर। तब भी इसी तरह का मामला सामने आया था कि तमाम जगहों पर ईवीएम फुल चार्ज तक मिली है, आखिर कैसे? और उसी के साथ आप 20 तारीख को जब मतदान होता है और उसके बाद किस तरह से वोटों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, वो भी संदेह पैदा करता है। उसको लेकर आप देखिए, 20 नवंबर को ही 5 बजे आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है कि 58.22% मतदान हुआ। उसके बाद 20 नवंबर को ही 11:45 यानी कि 11:45 बजे फिर से डेटा अपडेट होता है और पता लगता है कि 65.02% मतदान हुआ है। 21 तारीख को 24 घंटे बाद फिर से 21 तारीख को जो है एक आंकड़ा और चुनाव आयोग देता है, उसमें कहता है कि 66.05% मतदान हुआ है। और ऐसे करते करते कई लाख वोटों में इजाफा कर दिया है। आप सोचिए कि जहां 58% था वहां से सीधा जाकर वो 65 के क्रॉस जाकर वो रुकता है, यानी कि लगभग 8 से 9% वोट परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। अब अगर आप इसका पूरा आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो ये लगभग 70 लाख के आसपास वोट बढ़ा दिए जाते हैं। आखिर किस लिए? इसी तरह का बवाल लोकसभा चुनाव को लेकर भी हुआ था कि आखिर इतनी देर बाद डेटा अपडेट क्यों हो रहा है, और अगर अपडेट भी हो रहा है तो वो कैसे 10 से 15 या 20% तक आखिर कैसे जो है मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, आखिर कैसे? ये सवाल तब भी था और चुनाव आयोग पर आगे महाराष्ट्र को लेकर ये फिर से है। अब विपक्ष ये कहता है कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद तो सिर्फ लात खाई है आपने। आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गए तब स्थिति कुछ नहीं बदली, हरियाणा में गए तब कोई स्थिति नहीं बदली, तो अब कौन सा कुछ बदल जाएगा? अब ऐसे में आप सोचिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर क्या चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी, क्योंकि लगातार ये मांग जनता की तरफ से उठाई जा रही है कि अगर आपको ये पता लग गया है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है तो आप उसको बार बार चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उसी को वैलिड क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बता रहे हैं कि ये वैध है, ये वैलिड है? आप उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? जनता लगातार विपक्षी पार्टियों से इस बात को कह रही है, और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने भी क्या ये मन बना लिया है कि वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि अगर चुनाव आपको जीतना ही नहीं है तो फिर, और आपको पता है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, तो आप उस सिस्टम से लड़ क्यों नहीं रहे? आप उस सिस्टम के लिए सिर्फ कुछ दिन आप बोलते हैं और फिर शांत क्यों हो जाते हैं? इसके लिए आप कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आप इसके लिए कड़ा रुख अख्तियार क्यों नहीं करते? आखिर आप इस चुनावी प्रक्रिया से खुद को बाहर खड़ा क्यों नहीं कर लेते? अगर हारना ही है तो फिर बाहर खड़े हो जाइए, उस प्रतियोगिता में हिस्सा ही क्यों लेना जहां आपको पता है कि आप जीत ही नहीं सकते जीतने के बाद? पब्लिक मैंडेट नहीं, अगर मैनिपुलेटेड मैंडेट है महाराष्ट्र के संदर्भ में और ज्यूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसको कुछ लोग थ्योरी ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं, तो कब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं चुनाव के परिणाम के बाद इसका विश्लेषण करेंगी? क्या वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियां अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ये तय करे कि अगर ये फ्लॉड सिस्टम है तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है? आपका सुझाव अच्छा है, चर्चा करेंगे इस सुझाव पर। पवन खेड़ा कहते हैं कि इस पर हमारी पार्टी अभी बैठकर विचार करेगी कि हमें आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन
इसमें एक और बात यह है कि जितनी गंभीरता उन्हें इस मुद्दे पर दिखानी थी, पवन खेड़ा उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं और इस पर हल्का सी मुस्कान के साथ ही जवाब देते हुए निकल जाते हैं। तो यानी कि क्या यह समझा जाए कि इस बात को वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? क्या इस बात को समझा जाए कि जिस पर उन्हें अति गंभीर हो जाना चाहिए था, उसे उन्होंने मजाक के लहजे में लेकर खत्म कर दिया? और क्या इसीलिए इतनी बुरी दुर्दशा हो जाती है चुनाव के समय पर कि तमाम सर्वे, आज से नहीं 3 महीने पहले से जो तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी का हारना तय है, मराठाओं की अस्मिता को लेकर जो सवाल थे, और साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस जनता ने बीजेपी को लेकर तो माहौल तब और भी जबरदस्त बना हुआ था कि 400 पार जाएंगे, उसी बीजेपी को, उसी शिंदे की पार्टी को, उसी अजित पवार की पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देती है और उन्हें महज चंद सीटों पर समेट देती है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जो है 30 सीटों का बहुमत दे देती है। तो फिर विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि वही जनता महाविकास आघाड़ी को नकार देती है और कहती है कि आप 50 तक भी नहीं पहुंचेंगे, 50 से नीचे ही सिमट जाएंगे। आखिर क्यों? तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि अगर चुनावी प्रक्रिया में आपको खोट नजर आता है तो आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। अब इसी के साथ महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर भैया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी के पास जहां 148 सीटों पर चुनावी मैदान में उनके उम्मीदवार थे, 132 सीटें जीते, 80 सीटों पर शिंदे थे लेकिन वो जीतते हैं 55 सीटें, 52 सीटों पर 52 सीटों पर अजित पवार थे और जीतते हैं 41। और ये पहले ही कह दिया था अमित शाह ने कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका तो बैठकर फैसला लिया जाएगा। अब अगर सीटों के आधार पर ही मुख्यमंत्री का फैसला सुनाया जाना है या मुख्यमंत्री पद देना है तो फिर बीजेपी इसके लिए परफेक्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लड़ाई ज्यादा सीटों पर है तो जीतेगा भी ज्यादा पर, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर बाकी और कौन सी काबिलियत ऐसी देखेगी बीजेपी की अजीत पवार को या फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दे देगी, या फिर देवेंद्र फडणवीस क्या एक बार फिर से अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से समझौता कर लेंगे? क्या वो मान जाएंगे डिप्टी सीएम के पद पर? और इसी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकनाथ शिंदे पर ये तंज कसती हुई नजर आ रही है और वो कह रही है कि अगर आपको महायुति के तहत रहकर ही सरकार में रहना है तो समझ जाइए कि आपको देवेंद्र फडणवीस के अंडर में काम करना होगा। यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री था अभी तक, अब वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हो सकता है। इतनी बात तो लगभग क्लियर सी चल रही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जाएगा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस का प्रमोशन करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या एकनाथ शिंदे इस घूंट को आराम से पी लेंगे? कोई बगावत नहीं होगी, और बगावत करेंगे तो फिर कहां जाएंगे? ये तो सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के सामने है कि क्या वो वापस उद्धव ठाकरे के पास लौटेंगे और लौटकर भी क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि सरकार तो उधर भी नहीं बन सकती। सोचे कि पूरा का पूरा गठबंधन ही जब 50 के नीचे सिमट गया है, 45, 46, 47 पर सिमट गया है, तो उसमें अपनी जो है 55 सीटें ले जाकर क्या उखाड़ लेंगे एकनाथ शिंदे? तो फिर कहां, क्या बचेगा उनके पास? सरकार तो फिर भी नहीं बना सकते। तो एकनाथ शिंदे के पास ये सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि इस बार वो उप मुख्यमंत्री का पद अपने पास ले और चुपचाप बैठ जाए मुंह पर उंगली लगाकर। ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि लाडली बहना और लाडला भैया योजना का ये असर है जो इतनी बड़ी जीत हुई है, लेकिन क्या बीजेपी उनकी जीत को मानेगी या फिर कुछ और? या फिर जो आरोप चुनावी प्रक्रिया पर लग रहे हैं अगर वो सही हैं तो बीजेपी क्यों एकनाथ शिंदे की बात को मानेगी? क्यों बीजेपी मानेगी कि एकनाथ शिंदे की वजह से जीते हैं? क्योंकि असली सच तो उसको पता है कि कैसे जीते हैं, और जब वैसे ही जीते हैं तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री का पद लेकर चुपचाप बैठना होगा एकनाथ शिंदे को और अजित पवार। ये भी हो सकता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए कोई नया चेहरा दे दे, जैसे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दिया, और देवेंद्र फडणवीस को हटा दे और उनके अंडर में, यानी कि उस मुख्यमंत्री के अंडर में अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो है वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में भी हो सकते हैं। आप इन पूरी प्रक्रिया को समझते हुए क्या कहना चाहते हैं? आप इनसे क्या समझते हैं?
क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई घोटाला हुआ है, क्या कोई गड़बड़ झाला हुआ है, हमें कमेंट करके लिखिए। और साथ ही ये क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद लेकर शांत होकर बैठ जाएंगे क्या, उसको लेकर भी कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।